सभी को गुड आफ्टरनून। कैसी चल रही है पढ़ाई? कट रही है? चल रही है, सही है। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था पिछली क्लास के अंदर पार्टनरशिप का, यूनिट नंबर 1। प्रयास करते हैं आज नोट्स से यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया जाए। देखें अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो कोई बात नहीं, समय हमारे पास बहुत है। तो पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ क्या थी पार्टनरशिप की? 1 अक्टूबर 1932। अच्छा, ये नहीं चला। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पहले 11th चैप्टर करता था किसका? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और फिर इस पार्टनरशिप एक्ट में जो है वो 1932 1 अक्टूबर को सेपरेट अलग किया गया। और हम लोगों को इस एक्ट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पढ़ने? 4। कौन बोल रहा है? कल आया नहीं था पिछली क्लास में। तो 3 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आपका सोगा का सारा रिवीजन अपलोड हो चुका है? थर्ड में पूछ लेना। तेरे को यार बताना है, मैं सो गया था रात को, आज पक्का बताऊंगा। अभी सुनना, तो मेरे से पूछ लो ना, एक बार और पूछ ले, एक बार और पूछ ले, छोटा थोड़ी हो जाएगा वह, क्योंकि पहले से ही है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास हमारी शुरू करते हैं। पहले डेफिनेशन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो रिपीट कर देता हूँ। Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन, जो बिजनेस करते हैं, सारे लोग करते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। अब बात होती है भाई पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास हमारी शुरू है। एक मेरे बच्चे होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक होता है पार्टनरशिप एट विल। आप ना बहुत अच्छे से इनके नाम से ही समझ जाओगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में सर किस तरीके की बात कर रहे हैं। देखो, इसके नाम में लिखा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर मतलब जिनको आप गिन सकते हो, और पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब इच्छा के अनुसार चलता जाए जब तक है जान, कुछ इस तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें या तो ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप या नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो भी पार्टनर्स करेंगे वो फिक्स होती है। जैसे ए और बी दोनों पार्टनर बने, दोनों ने पार्टनरशिप डीड साइन करी, दोनों पार्टनर बने, और वो पार्टनर बने मान लो किसी एक फ्लाईओवर के निर्माण का ठेका उनको मिला। फ्लाईओवर के निर्माण का ठेका उनको मिला। निर्माण मतलब समझते हो ना, बनाने का, कंस्ट्रक्शन का। तो ए और बी ने पार्टनरशिप खोली, अपनी पार्टनरशिप करी, एग्रीमेंट किया, डीड बनाई, सब कुछ। बस दोनों का पर्पस ये था, जैसे ही फ्लाईओवर इनका पूरा हो जाएगा बनने के बाद, इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म। इनका ये प्लान था, दैट्स इट। समझ गए बात को? तो इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ऑल वेल। तो ये है हमारा क्या, ए और बी के बीच में जो पार्टनरशिप हुई वो कौन सी पार्टनरशिप हुई? वो ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इन विच ईदर ड्यूरेशन और नंबर ऑफ अंडरटेकिंग या एक्टिविटीज और बोथ क्या होती है? अब बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल की। विल मतलब, तो पार्टनरशिप इन विच नीदर ड्यूरेशन नॉर एक्टिविटीज आर फिक्स। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ना तो ड्यूरेशन ना एक्टिविटीज फिक्स होती है। जनरली ना लोग इसकी ही पार्टनरशिप करते हैं। जैसे आप लोग चार्टर्ड बन जाओगे तो सीए बनने के बाद
तीन ऑप्शन जनरली आदमी के पास होते हैं। एक तो वो क्या करेगा, वो जॉब कर देगा, किसी एमएनसीज में या बिग फोर में वो जॉब करेगा। एक उसका क्या होता है, वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, मतलब अपनी फर्म खोलेगा। एक होता है वो अपना बिजनेस करेगा, मतलब सीए बन गया, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। जनरली ये तीन काम होते हैं। मान लो आपने चार्टर्ड बनने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, तो प्रैक्टिस ना ज्यादा अच्छी तब होती है जब आप मोर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट काम एक साथ कर रहे हो। तो चार पांच आपके यही दोस्त, क्लास के दोस्त, फिर इंटरमीडिएट में आपको और दोस्त मिलेंगे, चाय छन्नी की तरह होते हैं। फाउंडेशन में इतने आते, फिर इंटर में इतने हो जाते, फिर फाइनल में इतने हो जाते, छनते जाते। फिर छनने के बाद जो थोड़े मोड़े जो जेन्युइन वाले पढ़े लिखे दोस्त मिलेंगे, वो मिलके क्या खोल लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल लेते हैं। और जब वो खोलते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो वो एट विल वाली खोलते हैं। देखो अच्छा लगेगा ऐसे कि भाई बस 2 साल तक बिजनेस करते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। अब 2 साल तो तुझे बिजनेस को सेट करने में लग जाएंगे। तो वो जनरली कौन सा बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप एट। आया कुछ समझ? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं मेरे बच्चे? एक होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको आप ऑस्टेंसिबल पार्टनर के नाम से भी जानते हो। ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल मतलब एक्टिवली इंगेज रहने वाला पार्टनर। देखो एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म का पार्टनर भी है और फर्म की बिजनेस एक्टिविटीज में डे टू डे बेसिस पर इन्वॉल्वमेंट रखता है। उस पार्टनर को क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर। ठीक है। और एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, अगला वाला बताऊंगा मैं आपको, जिसमें बंदा पार्टनर तो होता है लेकिन वो डे टू डे बेसिस की एक्टिविटीज पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता। तो एक्टिव का दूसरा नाम होता है ऑस्टेंसिबल पार्टनर। बड़ा अच्छा है, जरा ध्यान से सुनना। इट मीन्स ए पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये वो पार्टनर होता है जो बिजनेस के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है डेली बेसिस पर। हाँ, मतलब बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। वो सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, वो सारे काम करते हैं। हु इज लाइबल फॉर थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी के लिए क्या होता है, एंड हु मस्ट गिव पब्लिक नोटिस इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। और इन दोनों पॉइंट को सुनना। जैसे कि एक फर्म है, मान लो फर्म का नाम है एबीसी एंड एसोसिएट्स। ठीक है। तो कितने लोगों ने मिलकर फर्म खोली? ए पे पैसा बहुत है, बी पे भी पैसा है, मान लो बी पे टैलेंट है, और सी पे थोड़ा पैसा थोड़ा टैलेंट, ऐसी मान के चल लेते। तो तीनों ने मिलकर क्या खोली, एक पार्टनरशिप फर्म खोली। फर्म का नाम क्या है, एबीसी एंड एसोसिएट। जिसमें बी जो है वो कौन है, टैलेंटेड है। सी पे थोड़ा पैसा थोड़ा टैलेंट है। ए ने बोला देखो भाई, पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं डेली एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मेरी अदर कमिटमेंट्स भी है। तो ए फर्म का क्या बन गया, इसको ना डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। डोरमेंट मतलब होता है इनएक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव। तो ए बन गया क्या, स्लीपिंग पार्टनर। और बी बन गया क्या, बी ने बोला भाई मैं एक्टिवली काम करूंगा, एक्टिव पार्टनर। सी बोला भाई मैं भी। एक बात बताओ, डेली बेसिस पर लोगों से डील कौन कौन कर रहा होगा,
बी और सी। तो जब बी और सी बिजनेस से रिटायर हो रहे हैं और एक्सपल हो रहे हैं, एक्सपल मतलब उनको निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, क्या वो लोगों को बताएंगे या नहीं? लेकिन मान लो ए रिटायर हो रहा है, क्या वो लोगों को बताए? अरे लोगों से मिलता ही नहीं है। बस खुद सोच के देखो ना, ये लोगों से मिलता, ये तो घर में बैठा हुआ है, इसकी कोई क्रेडिटर वगैरह से कोई डील होती है? तो स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्टिव पार्टनर हमेशा रिटायरमेंट और एक्सपल्शन पे क्या देगा? लेकिन थर्ड पार्टी के लिए दोनों ही लायबल होंगे, एक्टिव और स्लीपिंग, क्योंकि बंदे किसके नाम पे आ रहे हैं? फर्म के नाम पे, और फर्म में पार्टनर तो एक्टिव भी। और कुछ आया समझ में? मैंने दोनों पॉइंटों को एक साथ बता दिया, समझ गए? तो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज लाइबल फॉर थर्ड पार्टी एंड हु मस्ट गिव पब्लिक नोटिस इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और, तो वो रिटायरमेंट और एक्सपल्शन के समय पर पब्लिक नोटिस देगा ही देगा। अब सेकंड बात करते हैं। नाम है स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, और कौन सा पार्टनर होता है? ए पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। एक वो पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। समझ गए? हु इज ऑल्सो लाइबल फॉर, जो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा। भाई थर्ड पार्टी के लिए सभी लाइबल होते हैं, एक्टिव स्लीपिंग दोनों, क्योंकि थर्ड पार्टी आती फर्म के नाम पे है। थर्ड पार्टी किसके नाम पे आती है? एंड हु नीड नॉट गिव पब्लिक नोटिस इन द केस ऑफ, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक से डील, वहां बोतल रखी हुई ब्लैक वाली दी, क्योंकि वो पब्लिक से डील, समझ गए? एक्टिव भी समझ में आ गया, स्लीपिंग भी ऑल वेल है। बट और भी है इसमें कुछ? मारने के लिए लेके आया? बड़ा बेअकल है यार। भाई भर दे ना, थोड़ा सा दे दे उसमें। बढ़ाऊं या कम? चलो जी, दो पार्टनर हो गए। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में मैंने आपको पढ़ाया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब तीसरा पार्टनर होता है जिसको आप कहते हो नॉमिनल पार्टनर। एक वो बंदा जो फर्म को सिर्फ अपना क्या देता है? नाम देता है। अब भाई क्या पता, देखो मेरी गुडविल मान लो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने अपनी नई नई अपनी फर्म खोलनी चाहिए। अब आपने कहा अपने नाम से खोलेंगे तो फर्म चलेगी नहीं, तो आपने क्या करा, नाम मुझसे, तो मैंने आपको अपना नाम दे दिया। समझ गए? कुछ गुडविल देना एक तरीके से। तो बताओ जनता उस फर्म में किसके नाम पे आ रही है? जिसने नाम, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा? क्योंकि थर्ड पार्टी तो फर्म का नाम देख के ही आती है। ऑल वेल, तो ये है हमारा नॉमिनल पार्टनर। तो देखो, ए पर्सन हु गिव्स हिज नेम टू द फर्म बट डज नॉट हैव रियल इंटरेस्ट इन फर्म्स बिजनेस, देन इज कॉल्ड, मैंने देख लिखा हुआ है साफ साफ, ही इज लाइबल फॉर आउटसाइडर, और ये आउटसाइडर और थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है। समझ गए? मैम बच्चे बैठे हुए उसमें, किसमें? अब मैं पहले वेट करूं पूरी, तो ठीक है मैडम। ही इज लाइबल फॉर आउटसाइडर और
वो किसके लिए लाइबल होगा? आउटसाइडर और थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, अब यहां पर चौथा पॉइंट है, कितने पार्टनर हो चुके? 3 पार्टनर हो गए। एक सबसे पहला पार्टनर कौन है? दूसरा, तीसरा, कोई दिक्कत? चौथा देखो, चौथे का नाम है सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर का पार्टनर। पार्टनर का 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ध्यान से सुनना। ए एक फर्म का पार्टनर है, बी दूसरी फर्म का पार्टनर है, सेम फर्म का पार्टनर बी है, और सी भी उसी फर्म का क्या है? पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म का नाम है एबीसी एंड एसोसिएट्स। फर्म का नाम क्या है? एबीसी एंड एसोसिएट्स। ठीक है, इस सी ने अपने हिस्से के काम को करने के लिए अपने खुद का एक पार्टनर रखा है डी नाम का। क्या इस डी का इस फर्म से कोई लेना देना होता है? ये डी पार्टनर तो है, लेकिन ये डी फर्म का पार्टनर नहीं है। डी किसका पार्टनर है? मैं वही कह रहा हूं, ये डी एक तरीके के लिए एजेंट नहीं, एजेंट तो कमीशन वमीशन लेते हैं। सी ने डी को बोला जो मैं कमाऊंगा उसमें से कुछ परसेंटेज तेरे को दे दूंगा, 20, 30, 40 प्रॉफिट का हिस्सा। तो एक तरीके से डी पार्टनर बन गया, बट वो फर्म का पार्टनर नहीं बना। वो किसका पार्टनर बना? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब पार्टनर। माइनर पार्टनर हो ही नहीं सकता कभी, वो अलग मैटर है ना। यहाँ तो सब पार्टनर लिखा है ना, तो पार्टनर तो एग्रीमेंट के साथ ही बन सकते हैं, और माइनर तो एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता। क्या बेटे? नहीं, ये थर्ड पार्टी के लिए क्यों लाइबल होगा? थर्ड पार्टी फर्म को देख के आई है ना। थर्ड पार्टी को क्या मतलब डी कौन है कौन नहीं है? लेकिन डी का एक अस्तित्व है, बट वो सी के साथ में ओनली। कुल मिला के इस डी की कोई वर्थ है नहीं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ना थर्ड पार्टी के लाइबल होगा, ना वो फर्म की किसी एक्टिविटीज के लिए होता। हाँ, सी और डी के आपस में एग्रीमेंट है, वो देख ले। समझ गए? तो सब पार्टनर में क्या है? पार्टनर ऑफ पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर। बहुत अच्छे से देखना। ए एंड बी कैरिंग ऑन ए पार्टनरशिप। ए और बी क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। ए वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस सी एज, बी रिफ्यूज टू एडमिट सी एज थर्ड पार्टी। ध्यान से देखना, ए और बी बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप का। ए चाहता है कि भाई सी को वो अपना पार्टनर बना ले फर्म के अंदर, लेकिन मैं आपको अभी ना रिलेशंस ऑफ पार्टनर यूनिट नंबर 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा पार्टनरशिप का कभी भी एडमिशन नया पार्टनर आएगा तो वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर आता है। तो यहाँ पर बी ने मना कर दिया। बी ने बोला चल बे, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, हटा इसको, बेकार आदमी। लेकिन ए जो है, ए का लगाव था सी से। ए ने सी को बोला मैं तुझे अपने प्रॉफिट का 50% दूंगा, मैं तुझे अपने प्रॉफिट का 50% दूंगा। तो यहां पर सी कौन हो गया? साफ साफ लिखा है ही विल नॉट बी लाइबल फॉर ऑल वेल। अब सुनना, अगला है पार्टनर बाय स्टॉपेल। ये वर्ड आपको अभी चौथी बार समझ में आ रहा है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अब आप मना नहीं कर सकते कि अब आप पार्टनर नहीं हो। कैसे? एग्जांपल देता हूं। ए और बी पार्टनर है,
उन्होंने किसी बैंकर के सामने सी बंदे को इंट्रोड्यूस करा कि ये हमारा थर्ड पार्टनर है। सुनना ध्यान से, ये बैंकर है और बैंकर के पास ए, बी और सी तीनों गए लोन के लिए। ए और बी ने बोला ये सी हमारा कौन है, और सी वहां पर चुप रहा, सी कुछ नहीं बोला। बैंकर ने ए और बी की इस बात पर रिलाई करके, बैंकर ने ए और बी की इस बात पर रिलाई करके सी को उस फर्म का पार्टनर मान लिया, क्योंकि सी चुप था। सी को बोलना चाहिए था ना अगर वो फर्म का पार्टनर नहीं है तो। बैंकर ने फर्म को लोन दे दिया, तो उस लोन की रीपेमेंट के लिए जितने जिम्मेदार ये लोग हैं उतना ये बंदा भी है, क्योंकि इसको पार्टनर बाय एस्टॉपेल मान लिया जाएगा। इवन उसने कोई पार्टनरशिप डीड को साइन, कुछ आया समझ? यह कह रहा है पार्टनर बाय एस्टॉपेल में ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे इंट्रोड्यूस सी एज इन फ्रंट ऑफ और and banker thinking that C is a third partner and gave loan to the, here C will be liable for such lender as a partner by all well। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे हैं। सबसे पहला कौन सा है? एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम, दूसरा कौन सा है? उसका दूसरा नाम, तीसरा नाम, तीसरा पार्टनर, तीसरा नॉमिनल, चौथा, पांचवा पार्टनर बाय स्टॉपेल, और छठा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब ये समझना, छठा है मेरा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। पार्टनर बाय होल्डिंग, ओए रख इसको, मैंने पीडीएफ की दिखा रहा हूं ना यहाँ पे, फिर सुनने वाले काम, अभी अच्छा खासा बैठा हुआ था ना। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट का मतलब, अभी देखो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पता नहीं तुम लोग ज्ञानियों को ये याद हो या नहीं हो, इस होल्डिंग आउट को आपने कहीं और भी पढ़ा है मुझसे। यस, कहाँ पे पढ़ा? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही है। सही बोला भाई, गलत तो नहीं बोला? कहाँ पढ़ा है? यूनिट नंबर 9, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, अगर याद हो तो। याद नहीं है तो घर पे पढ़ना जाके। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है? मैंने वहां जो एग्जांपल दिया था सेम एग्जांपल यहां दे रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ए, बी और सी तीनों पार्टनर है और ये फर्म पिछले 15 साल से चल रही। कितने साल से ये फर्म चल रही? अब तीनों बंदे पार्टनर हैं, तो सी जो है ना वो फील्ड का सारा काम देखता है। होता है ना, सारे पार्टनर अपने अपने काम बांट लेते हैं, तो सी फील्ड का पूरा काम देखता है। तो सी भाई 15 साल से फील्ड के लगभग सभी लोगों से मिलता होगा या नहीं? मिलता होगा 100%। 15 साल बाद ये सी बंदा फर्म छोड़कर चला गया। अब फर्म में पार्टनर कौन है? ए और फर्म में पार्टनर अब ए और बी है, और सी जो है वो फर्म छोड़कर चला गया। और जैसे ही सी फर्म छोड़कर गया, कुछ दिनों बाद
वो इससे 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 गुड्स सर्विसेज या पैसा लेकर आ गया, किसके नाम पर? अच्छा, इन लोगों को क्या लग रहा होगा कि वही फर्म का पार्टनर है। भाई 15 साल से जो मेरे पास रोज आ रहा है, आज क्या इनके दिमाग में कोई वो थोड़ी है, कोई मशीन थोड़ी है जो समझ जाएंगे। तो इन्होंने जो है वो सी को पैसा दे दिया या सी को सामान दे दिया। अब कल को जब ये पैसा मांगने गए तो सी तो फर्म का पार्टनर था ही नहीं। इवन पार्टनरशिप डीड में ये सी बंदा पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सी बंदा क्या कहलाएगा? बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव है। ऑल वेल। और भी कुछ एग्जाम्पल है, मैंने नोट्स में दिए हुए। बेटे ये देख, यहां दिख नहीं रहा तुझे नोट्स? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, देखो क्या लिखा है, टू रिप्रेजेंट। कह रहा इट मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट साइंड, वो बंदा जिसने पार्टनरशिप डीड साइन बट पब्लिकली होल्ड आउट या डिस्क्लोज या क्लेम दैट ही इज ऑल्सो ए, वो पब्लिकली कह रहा है कि वो क्या है, वो थर्ड पार्टनर। बात समझ में आ गई? तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनर। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर, जिसको आप ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहते हो। नंबर 2 स्लीपिंग पार्टनर। नंबर 3 नॉमिनल। नंबर 4 सब पार्टनर। नंबर 5 स्टॉपेल होल्डिंग आउट। एक दो और है, वो आपकी बुक के अंदर है, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, छोटे छोटे हैं, मोटे मोटे मेजरली ये आपको मैंने कवर करा दिया। ऑल वेल है। अब आपका एक टॉपिक है माइनर एंड हिज पोजीशन इन द फर्म। इसके लिए मैं किताब पे जा रहा हूं आप, और टाइप्स ऑफ पार्टनर भी किताब से पढ़ेंगे। तो बेटे एक तो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप ये ओके, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक पार्टनरशिप एट, और विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस दो टाइप की होती है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और एक जनरल पार्टनरशिप। बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड। ये समझ में आ गया? फिक्स पीरियड मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी सिंगल एडवेंचर के लिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या आप बात कर रहे हो इतने साल तक हम काम करेंगे, 5 साल, सिर्फ 4 साल, ये क्या होगा? पर्टिकुलर होगा। पार्टनरशिप डीड के बारे में बात हो गई थी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने कभी ये देखो, इसको ना डीड बोला जाता है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? ये देखो, एक डीड मतलब एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर है, ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, इंडिया नॉन जुडिशियल। फर्स्ट पार्टनर नेम, डीड कब बन रही है, डेट, मंथ, ईयर, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्टनर, और भी आगे काफी सारी चीज इस डीड पे जो है वो लिखी जाएंगी। द डीड ऑफ पार्टनरशिप, नाउ दिस डीड विटनेस कि बिजनेस कौन सा है, पर्टिकुलर बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सेलिंग, 20 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो डीड में लिखी जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप की। ऑल वेल। कहता पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कोई पर्टिकुलर
पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है. इट मे बी इन राइटिंग और फॉर्म्ड वर्बली, बताया था ना मैंने. बट इट इज डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर. लड़ाइयां ना हो तो ये कहा गया है कि भाई राइटिंग में आप लोग करना. The document in writing containing the various terms and conditions as to the relationship of the partner to each other is called the partnership. It should be drafted with care and be stamped according to the provision of the. तो स्टैम्प ड्यूटी लगी होती है ना, मैंने दिखाई थी ऊपर स्टैम्प. तो स्टैम्प का एक एक्ट बना हुआ जो 1899 में वो कानून आया था, जब हम लोग गुलाम थे. अभी भी है गुलाम. अभी किस चीज के? अभी मन के गुलाम है हम लोग, है ना. Where the partnership comprises immovable property, the instrument of partnership must be in writing, stamp and registered under the. अगर बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट है. इसमें एक्ट का नाम नहीं लिखा, मैं बताया था 1908, 1908. तो देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है. एक तो नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेम ऑफ द ऑल द, nature and place of the business of the firm, date of commencement of, duration of the partnership firm, capital contribution of each partner, सारे पार्टनरों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस. अगर डिसॉल्व हो गया, फर्म बंद होगी, तो उस समय किस तरीके से हमें सेटलमेंट करना है, सैलरी कमीशन देनी है या नहीं देनी किसी को, किसी पार्टनर को कब निकाल सकते हैं, और भी एक्सेट्रा में और भी चीजें हो सकती हैं. एनीथिंग एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स उसको डीड के अंदर लिख देते. ऑल वेल. आज मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ पार्टनर. एक तो एक्टिव है जिसको आप क्या कहते हो, एक नॉमिनल है, एक सब पार्टनर, एक स्लिपिंग, एक पार्टनर बाय, इसी को स्टॉपेल भी कहते हैं ये लोग. एक है आउटगोइंग पार्टनर जो सिर्फ जो जा रहा है. एक पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, वो कहते हैं देख भाई लॉस मेरा नहीं है, प्रॉफिट मेरा है. कई लोग ऐसे भी बिजनेस करते हैं कि भाई लॉस वॉस तो मैं नहीं लूंगा, प्रॉफिट देगा तो बोल, प्रॉफिट हुआ तो मेरे को मिलना चाहिए, लॉस में मैं नहीं. अब उस बंदे की जरूरत है, उसको रख लेते. और इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब, तो एक्टिव पार्टनर मीन्स ए पर्सन हु हैज बिकम ए पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट. उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है. स्लीपिंग मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता. दे आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड आर लाइबल टू थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के लिए दोनों लाइबल होते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड टू गिव. नॉमिनल पार्टनर जिसने अपना नाम दिया है, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, वो प्रॉफिट वगैरह भी नहीं लेता, वो बिजनेस में भी काम नहीं करता, लेकिन वो फिर भी लाइबल होता है थर्ड पार्टी के लिए. क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आती है उसी के नाम से, ठीक है. पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मतलब वो पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस नहीं शेयर करेगा, लेकिन ये भी थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा, लेकिन उतना जितने का उसको क्या हुआ है, लॉस के लिए तो उसने पहले ही मना किया हुआ है. इनकमिंग पार्टनर, ए पार्टनर हु इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द. मतलब जैसे एक फर्म चल रही है, ए बी सी डी ई एफ, 6 पार्टनर है, 7वां जी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो अब वो 7वां कंटिन्यूअस वाली फर्म, रनिंग फर्म के अंदर जो आता है उसको इनकमिंग बोलते हैं, और रनिंग फर्म में जो जा रहा होता है उसको. ऑल वेल. Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission as a. Example: Mr. A joined as a partner on 10 September 21 in a firm MCQ Associate which was existing from 10th
मिस्टर ए विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर इट डेट ऑफ, तो इसीलिए इनकमिंग पार्टनर बताया जाता है। अब इनकमिंग पार्टनर 10 सितंबर को आया है, तो उससे पहले की लाइबिलिटी के लिए क्या वो जिम्मेदार होगा? इसलिए बोला है कि मैं इनकमिंग पार्टनर था, मैं तो बाद में आया हूं। डन। फिर बात होती है आउटगोइंग पार्टनर की, तो ये वही है जो जा रहा है। आउटगोइंग पार्टनर जब तक लाइबल रहता है, जब तक वो बंदा रिटायरमेंट में क्या ना दे दे। समझ गए? फिर है पार्टनर बाय व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म, और असली में वो पार्टनर वो लाइबल होगा। और किसी और बंदे के लिए जिसने उस पर भरोसा करके फर्म को क्या दे दिया? क्रेडिट दे दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को, जो कई लोग भारत में बड़े झूठे लोग भी होते हैं, कहीं शादी फंक्शन में जाएंगे, पैग शैग मार रहे होते हैं, तो जी वो मिनिस्टर हमारे चाचा का लड़का है, वो तो भाई है अपना मोदी। परसों ही तो फोन आया था, उठा नहीं पाया, बिजी था मैं। तो वो होल्डिंग आउट है, वो बकलोल है। ठीक है। तो ए पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड और कंडक्ट हैव इंड्यूस अदर टू बिलीव दैट ही इज ए पार्टनर, तो फिर वो बंदा लाइबल होगा। ठीक है। ये सारे एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मल दे दिए अपने नोट्स में। तो ये आपकी समरी हो गई। अभी खत्म नहीं हुआ, माइनर वाला टॉपिक आगे आएगा। पहले अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्या देखते हैं? तो आ जाओ जरा नोट्स पे वापस। फर्म और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है? मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ी देर में पढ़ोगे, अभी कई बच्चों ने पढ़ भी लिया है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, होती है नहीं होती? लेकिन फर्म का ऐसा कुछ भी, देखो फर्म जो बनती है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनती है और कंपनी रजिस्ट्रेशन से बनता है। कंपनी की डेफिनेशन ही है सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। सर जी, फर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो जनरली फर्म बंद हो जाती है, कंपनी में किसी की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन। सर फर्म में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, बोला ना ओरल से आप पार्टनरशिप बना सकते हो, कंपनी में सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनर की होती है, लेकिन फर्म कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो कंपनी की होती है, उनके मेंबरों की नहीं होती। फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है। भाई बैग देना, जल्दी दो, बंद हो जाएगा। अच्छा, फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? मैक्सिमम कुछ नहीं बताया। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 7। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 और पब्लिक में मैक्सिमम इनफाइनाइट। अब दूसरा है बेटे मेरे एचयूएफ। एचयूएफ के बारे में क्या होता है? देखो एक बिजनेस होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सुना होगा पहले कई बार, और 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं और उसका जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? एचयूएफ का रेगुलेशन ना, क्योंकि हिंदू लॉ है, इस तरीके से होता है, एक होता है दया भागा और एक होता है मिताक्षरा। दया भागा में बच्चे को जो प्रॉपर्टी है वो
फादर की डेथ के बाद मिलती है, सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल के अंदर एप्लीकेबल है दया भागा। और जो मिताक्षरा है, जैसे कि दिल्ली में अगर कोई एचयूएफ है तो उसमें बच्चा जो है वो बाय बर्थ एचयूएफ की प्रॉपर्टी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है। असम बंगाल को है किसी की एचयूएफ है क्या, कौन सा बिजनेस है, कहाँ पे, किस जगह पे? अच्छा, तो पूरा एचयूएफ बना रखा है। अच्छा, वो चल रहा है, किस नाम से? मैं आज जाने वाला हूँ ना, ठीक है। मस्त शाही पनीर खा के बोलूंगा उसने आंसर नहीं दिया क्लास में। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय हिंदू लॉ। दया भागा मिताक्षरा में कोई डाउट किसी को? तो एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ में अब दो और डिफरेंस है, जरा देख लो। डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड सोशल क्लब एसोसिएशन। बेटे फर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट करना। अच्छा, सोशल क्लब एसोसिएशन वो रोटरी क्लब नहीं होते ब्लड डोनेशन वाले, क्या वो प्रॉफिट कमाते हैं? उनका काम क्या होता है, वो सर्व करते हैं सोसाइटी को। सेक्शन 8 कंपनी है ना, याद है, बट वो कंपनी होती है। नंबर ऑफ मेंबर फर्म में 2 है, मैक्सिमम 50 है और 100 भी है। सोशल क्लब एसोसिएशन में कितने भी मेंबर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म के अंदर एक बंदा पार्टनर कहलाता है, सोशल क्लब में क्या कहलाता है, मेंबर कहलाता है। सोशल क्लब एसोसिएशन होते हैं जो जहां लोग मेंबर मिलकर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है उनका। ऑल वेल। एंड डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड को ओनर। को ओनर मतलब एक से ज्यादा मालिक किसी चीज के। देख भाई, फर्म में पार्टनर आप सिर्फ एग्रीमेंट से बनते हो, और को ओनर आप बाय एग्रीमेंट और बाय स्टेटस यानी कि बाय बर्थ बन सकते हो। जैसे एक पापा अपनी बिल्डिंग छोड़ के दोनों बेटों के नाम, तो दोनों बच्चे उस बिल्डिंग के क्या हो गए? क्या कोई दोनों बच्चों में एग्रीमेंट था? वो बाय स्टेटस हुआ, मतलब बाय। भाई फर्म में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है, देयर मस्ट बी। और को ओनरशिप में बिजनेस हो भी सकता है और बिजनेस। फर्म के वही नंबर ऑफ मेंबर, को ओनर की कोई लिमिट नहीं है। फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लगता है। को ओनरशिप के एक तो पर्सनल एग्रीमेंट हो सकता है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। ऑल वेल। तो ये हमारा छोटा सा यूनिट नंबर क्या है, 1 है। एक बार आईसीआई में चलते हैं। ये सारे डिफरेंसेस है इंस्टीट्यूट के। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बता दिया। फर्म सेपरेट लीगल नहीं होती, कंपनी होती है। फर्म में म्यूचुअल एजेंसी होती है, कंपनी में नहीं होती। मेंबर कंपनी का एजेंट नहीं होता। फर्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। और यहाँ कोई कंपलसरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट हुआ, कंपनी का मन करा तो डिविडेंड देंगे, वरना। ठीक है, तो ये आपको पढ़कर आने, आपका ये होमवर्क है। 3 डिफरेंस, एक क्लब, हिंदू अनडिवाइडेड और कंपनी और को ओनरशिप, ये 4 डिफरेंसेस हैं। ये आपको होमवर्क है, मैं आपसे पूछूंगा सभी से। होमवर्क क्या है, पढ़ा तो दिए ही है, ठीक है, समय तो है, बट अब यूनिट नंबर 2 अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।